हेलो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे चैनल मनीष सर केमिस्ट्री वर्ल्ड के 1000 सब्सक्राइबर व 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने के कारण अपना जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर वैद्युत अपघटन मीन्स होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युत अपघटन क्या प्रोसेस है, ये वैद्युत अपघटन के अंतर्गत क्या क्रिया होती है। तो देखिए, वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इसके नाम से स्पष्ट है कि वैद्युत के द्वारा किसी पदार्थ को अपघटित करना, वैद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ को अपघटित करना वैद्युत अपघटन कहलाता है। इसके लिए हम वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करते हैं। इस सेल में क्या होता है, एनोड हमारा धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। ये गैल्वेनिक सेल के विपरीत होती है। गैल्वेनिक सेल का कैथोड धनात्मक होता था, एनोड ऋणात्मक होता है। इसका एनोड धनात्मक है, कैथोड ऋणात्मक है। तो वैद्युत अपघटन करने के लिए हमें वैद्युत अपघटनी सेल की आवश्यकता होगी, जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य को गलित अवस्था या उसके जलीय विलयन मिलेंगे। तो वैद्युत अपघटन वह क्रिया है, वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य, जैसे वैद्युत अपघट्य ले सकते हैं हम लोग NaCl, MgCl2 आदि, है ना। ये वैद्युत अपघट्य हो गए। वैद्युत अपघट्य की गलित अवस्था मीन्स मेल्टिंग पोजीशन स्टेट, गलित अवस्था या एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जलीय विलयन में विद्युत धारा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा को वैद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित करने पर वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है तथा पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है, जैसे NaCl का जलीय विलयन लिया गया तो Na आयन बनेंगे और Cl माइनस आयन बनेंगे, है ना। जो Cl माइनस आयन है ये निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन पहुंचेंगे एनोड पर। तो एट एनोड निगेटिव आयन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर Cl माइनस आयन पहुंचेंगे और Cl2 गैस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से होकर कैथोड पहुंचेंगे। तो एट कैथोड, जैसे कैथोड पहुंचेंगे तो कैथोड पर सोडियम आयन होंगे। सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जो कि एनोड से क्लोरीन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस कैथोड पहुंचेंगे और ये सोडियम मेटल बना देंगे। अब ये सोडियम मेटल जो है, चूँकि गलित विलयन है, अगर गलित विलयन होगा तो सोडियम मेटल प्राप्त हो जाएगी कैथोड पर, लेकिन जलीय विलयन है तो जलीय विलयन होने के कारण इसकी जल से क्रिया होगी और यहाँ पर 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्राप्त होगा यदि जलीय विलयन है। अगर गलित अवस्था में तो सोडियम धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इलेक्ट्रोडों पर मुक्त अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो फैराडे ने यही बताया कि यदि वैद्युत अपघटित सेल में किसी किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का वैद्युत अपघटन कराया जा रहा है, तो वैद्युत अपघटन कराने पर, जैसे यहाँ पर वैद्युत अपघटन कराया गया, तो कितनी मात्रा में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा।
या कितनी मात्रा में यहाँ पर क्लोरीन प्राप्त होगी, उसकी मात्रा को हम कैसे कैलकुलेट करें, या हम एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए हम कितनी मात्रा में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वैद्युत धारा हम कितनी मात्रा में प्रोवाइड करें कि हम एक निश्चित मात्रा में सोडियम धातु, सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन गैस प्राप्त हो। तो इसको जो है डिफाइन करने के लिए फैराडे ने वैद्युत अपघटन को समझाने के लिए दो नियम दिए जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं फैराडे के दोनों नियम के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने आप लोगों को बताया कि वैद्युत अपघटन के लिए हम वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करते हैं, जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के गलित विलयन या जलीय विलयन में, गलित अवस्था या जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, बाहरी स्रोत से वैद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे। उस वैद्युत धारा को प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रोडों पर मात्रा उसकी निक्षेपित होगी, एनोड पर या कैथोड पर मुक्त या निक्षेपित होगी। तो कितनी मात्रा में वैद्युत धारा प्रोवाइड करने पर हम कितनी मात्रा में वैद्युत अपघट्य पदार्थ को निक्षेपित या मुक्त कर सकते हैं, इसको समझाने के लिए फैराडे ने दो नियम दिए। तो हम लोग देखते हैं प्रथम नियम में इन्होंने फैराडे ने क्या बताया। प्रथम नियम, स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th में हैं और बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और जो टॉपिक ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, उस कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो फर्नीचर प्रोडक्टों तो हम लोग देखते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है कि कोई भी वैद्युत अपघट्य का विलयन है और उस विलयन में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा निक्षेपित होगी वो मात्रा जो होगी वो हम वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित की उसके मान पर निर्भर करेगी। मतलब किसी वैद्युत अपघट्य की, अरे फर्नीचर प्रोडक्ट देखिए ध्यानपूर्वक, वैद्युत अपघट्य की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किसी वैद्युत अपघट्य की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त मात्रा उस विलयन में प्रवाहित वैद्युत की मात्रा या वैद्युत आवेश की मात्रा, प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जो मात्रा होगी W निक्षेपित मात्रा वो समानुपाती होगी। यहाँ पर कितना आवेश हमने प्रवाहित किया, W समानुपाती क्यों होता है, समानुपाती को हटा देंगे तो नियतांक Z आएगा, ZQ, वेयर Z एक नियतांक है जिसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला जाता है। सभी फर्नीचर प्रोडक्ट ध्यानपूर्वक समझते रहें, नहीं तो अपने शहर की काली काली रोडें ही नापते रह जाएंगे और मौका एक ही बार मिलता है, बाद में पछताने होगा जो है आप लोगों को। काश ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होता हमने। तो देखिए Z होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस प्रकार से Z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो Z बराबर फॉर्मूला बनेगा, या पहले देख लेते हैं Q, वैद्युत आवेश Q जो होता है IT के बराबर होता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा देन W बराबर ZIT, अतः Z बराबर W अपान IT हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, Z बराबर W अपान IT। यदि जो धारा है वह धारा I बराबर 1 एम्पियर हो व T बराबर 1 सेकेंड हो, तो देन Z की वैल्यू, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z की वैल्यू इलेक्ट्रोड पर मुक्त या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के
बराबर हो जाएगी। इससे हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। क्या परिभाषा होगी, यहाँ पर देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जेड की डिफिनीशन होगी कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में, वैद्युत अपघट्य के विलयन में ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, मौका एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक, क्या करेंगे हम, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ठीक है, वैद्युत अपघट्य के विलयन में क्या करेंगे हम, 1 एम्पीयर की धारा, वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड कहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। ये हो गया जेड। स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मान है वो जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोड और मुक्त या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होगी वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के बराबर होगी। अब देखा यह गया है कि जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड जो होता है वो उस पदार्थ के जो भी वैद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार E और उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा अगर 96,500 कूलाम हो तो इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। E मीन्स होता है पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार। 96,500 कूलाम धारा जब प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ के तुल्यांकी भार और प्रवाहित धारा 96,500 कूलाम, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। और 96,500 कूलाम जो होता है वो 1 फैरेड के बराबर होता है। 1 फैरेड के बराबर होता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा W बराबर E/F के रूप में। अब जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे फैराडे के प्रथम नियम पर तो यहाँ पर जो फार्मूला है W = ZIT, तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में W की Z की वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, W = EIT/F। इस फार्मूले का मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि तुल्यांकी भार हम आसानी से निकाल सकते हैं। F हो गया फैराडे नियतांक जिसकी वैल्यू 96,500 होगी। E क्या हो गया, उसका तुल्यांकी भार हो गया। I हो गई वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित वैद्युत धारा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने डिस्कस किया फैराडे का प्रथम नियम, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड नियम डिस्कस करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैराडे के प्रथम नियम के बारे में। अब हम लोग वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ सेल बना रखी हैं। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, दूसरे सेल में कॉपर सल्फेट का विलयन है, तीसरी एक सीसा संचायक सेल है। अब इस सीसा संचायक सेल से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन और कॉपर सल्फेट के विलयन को कनेक्ट किया गया है श्रेणी क्रम में। मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में और कॉपर सल्फेट के विलयन में समान धारा भेजी जा रही है। जितनी धारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन भेजी जाएगी उतनी ही धारा भेजी जाएगी कॉपर सल्फेट के विलयन में समान समय के लिए। तो देखा गया कि क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट दोनों विलयनों में समान धारा और समान समय के लिए भेजी गई, लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ सिल्वर की मात्रा थी वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा मुक्त हुई। उसका कारण ये था कि कॉपर का तुल्यांकी भार जो था वो सिल्वर के तुल्यांकी भार से ज़्यादा होता है। तो जिसका तुल्यांकी भार अधिक होता है
उसके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा भी अधिक होती है। इसी को फैराडे ने द्वितीय नियम के रूप में बताया कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए। यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोडों पर समझते रहे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। उनके इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार ई के समानुपाती होती है। यदि विभिन्न अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं और समान धारा भेजी जा रही है समान समय के लिए, यदि समान धारा विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त मात्रा होगी पदार्थों की वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। मतलब W समानुपाती होगा E, मतलब W समानुपाती E का मतलब है कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या मुक्त मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी यदि समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए। बस इतना से याद करना है कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पदार्थों तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी यदि समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जा रही है। तो इसको अगर हम लिखेंगे दो इलेक्ट्रोडों के लिए अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए तो लिखेंगे पदार्थ A की मात्रा बटे मतलब WA या W1 कर लो, चलो WA कर लेते हैं, बटे पदार्थ B की मात्रा WB बराबर पदार्थ A का तुल्यांकी भार EA बटे पदार्थ B का तुल्यांकी भार EB। तो इसको लिख सकते हैं WA बटे WB बराबर EA बटे EB। अब हम यदि हमें मान लिया पदार्थ A और B के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्राएं मालूम है, A का तुल्यांकी भार ज्ञात है, तो हम B के तुल्यांकी भार की भी गणना कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिया गया है तो लिख सकते हैं कॉपर का भार या सिल्वर का भार बटे कॉपर का भार बराबर सिल्वर का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार। तो हमें जो मान लिया कोई ऐसा पदार्थ है जो अज्ञात है तो उसके तुल्यांकी भार की एग्जैक्ट तुल्यांकी भार की कैलकुलेशन भी हम इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो और उसके आधार पर जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम पढ़े। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इन नियमों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए सही तरीके से, क्योंकि इस लेसन में 2-3 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कोलराउस नियम, मोलर चालकता, कोलराउस नियम और फैराडे के नियम, ये 3 परिभाषाएं आपको रटी होनी चाहिए हर समय। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।